स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ज्ञानेश कुमार का मंदिर दर्शन के टाइम में ही हो गया जोरदार तरीके का विरोध। बताएंगे कैसे बंगाल में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच में ही चल रहा है जोरदार तरीके का संघर्ष दोस्तों। इसी के साथ में ममता सरकार के महिला मंत्री का क्या चुनाव आयुक्त ने किया है अपमान, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच में और ज्यादा मुकाबला इसी तरीके से ठनता हुआ नजर आएगा, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके साथ में बातचीत के दौरान दुर्व्यवहार किया और भट्टाचार्य उस बैठक में शामिल थी जिसमें चुनाव आयुक्त की पूर्ण बेंच ने अलग अलग पार्टी के लोगों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के दौरान उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। ममता सरकार के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं एक महिला हूं, इसके बावजूद बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि चिल्लाओ मत, सीईसी के पास महिला के प्रति सम्मान की बुनियादी भावना नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने कई महिलाओं के मतदाता सूची से नाम काटे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है तो आपको साबित करना पड़ेगा, यह जिम्मा आपका है कि आप वास्तविक मतदाता हैं। आपको लाइन में खड़ा होना होगा। सीईसी को याद रखना चाहिए कि महिला पर चिल्लाना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना उनके काम का एक हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप। फाइनेंस मिनिस्टर जो एक महिला है उन्होंने लगाया है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयुक्त को जवाब देना चाहिए कि क्या वो मंत्री पर भड़कते हुए कह रहे थे कि चिल्लाओ मत, क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल चुनाव आयुक्त ने किया है। ये काफी गंभीर मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए इस आरोप पर जवाब सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या बंगाल की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार अपमान किया गया है। बंगाल के लोग कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफी नाराज है और बंगाल के अंदर महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसे में जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयुक्त को। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आती है दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे हैं और 2 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है दोस्तों। और लगातार बंगाल के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए उनसे बंगाल चुनाव के बारे में हालचाल जाना जा रहा है। ऐसे में चुनाव की घोषणा से पहले सभी लोगों से राय जरूर ली जा रही है दोस्तों। लेकिन ज्ञानेश कुमार जब पश्चिम बंगाल के एक मंदिर में पहुंचते हैं तो उनका जबरदस्त तरीके से विरोध होता है। अपडेट यह है कि दक्षिण कोलकाता के प्रतिष्ठित काली घाट मंदिर में सोमवार को सुबह दर्शन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वापस जाओ के नारे सुनने पड़े। काले झंडों के साथ में उनका विरोध हुआ और वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और मंदिर के दर्शन के लिए जब आगे बढ़े तो नारे सुनाई दे रहे थे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लग रहे थे, बल्कि महिलाएं बैनर पोस्टर लेकर हाथ में खड़ी। दोस्तों, पूरी रात जोरदार तरीके का विरोध होता रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब भी उनका विरोध हुआ और जब वो काली घाट पहुंचे दर्शन करने के लिए तब भी उनका विरोध होता रहा। 3 दिनों के दौरे के लिए पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं और जैसे ही 3 दिनों का दौरा पूरा करेंगे और वापस लौटेंगे दिल्ली तो फिर चुनाव के घोषणा कर दिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐसे में सबको पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार के लोग चुनाव आयुक्त के काम करने के तरीके से काफी नाराज है दोस्तों। चुनाव आयोग को लेकर नाराजगी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञानेश कुमार के सामने नारे लगाए जा रहे हैं, गो बैक, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और बीजेपी की मांग यह है कि बीजेपी चाहती है कि 3 फेज में इलेक्शन होना चाहिए। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फेज में इलेक्शन इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर छोटे छोटे इलाके के अंदर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को सही से मैनेज कर पाएगी। और क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है तो तृणमूल कांग्रेस का दबदबा एक तरफा हो सकता है अगर कम चरणों में चुनाव होंगे। इसीलिए 3 चरण में कम से कम चुनाव कराने की मांग की जा रही है। गो बैक के पोस्टर के साथ काली घाट में जो स्वागत किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त का, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी दोस्तों। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने भी ये निर्देश दिया कि संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट के आगे की सुनवाई तब तक टाल दे जब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई न कर ले। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल
फिलहाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं दोस्तों, और 23 आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को रोक लगाने की बात कही है। ऐसे में सीबीआई ने अपने 974 पेज की याचिका में कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग के चरण में ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसा व्यवहार किया। कोर्ट ने पूरे सबूत को विस्तार से जांच शुरू किया जैसे कि पूरा केस चल रहा हो, जबकि इस स्तर पर केवल सरसरी नजर से मामले को देखा जाना चाहिए। और दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने 23 आरोपियों को बरी किया दोस्तों, जिसमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अभिषेक, अरुण पिल्लई और मूथा गौतम, समीर महेंदु के साथ साथ अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे, बुची बाबू के साथ साथ दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह, चंद्रप्रीत सिंह, दुर्गेश पाठक और अमित अरोड़ा के साथ साथ विनोद चौहान और आशीष चंद माथुर जैसे लोगों को बरी किया गया था, जिन्हें बाद में अब नोटिस भेजकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई के जो आदेश दिए गए थे उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब ये मामला और आगे चलेगा और अरविंद केजरीवाल को अभी राहत मिली है नहीं। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें संसद में मध्य पूर्व संकट यानी मिडिल ईस्ट के वॉर के बीच में यानी जंग के बीच में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर चर्चा की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर इस पूरे मामले पर डिस्कशन चाहती है दोस्तों। बीजेपी की सरकार अब इस पर भी बचने की कोशिश कर रही है। संसद में मध्य पूर्व संकट और बढ़ती ईंधन की कीमतों पर चर्चा की मांग। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम लोगों ने अध्यक्ष से कहा है कि इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। आम जनता से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिस पर बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए और बीजेपी की सरकार को बताना चाहिए कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या रास्ते अपनाए हैं। यानी देश के अंदर लगातार एलपीजी, एलएनजी के साथ साथ क्रूड ऑयल निरंतर पहुंचते रहे, लगातार पहुंचते रहे। इसलिए बीजेपी की सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, कहां-कहां से नया मार्केट ढूंढा जा रहा है, कहां से तेल खरीदा जा रहा है। शर्जील इमाम को लेकर एक नई बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। बिना ट्रायल के अभी तक जेल में बंद शर्जील इमाम को लेकर यानी बिना चार्जशीट के जेल में बंद रखे गए शर्जील इमाम को 10 दिनों का अंतरिम जमानत दिया गया है। भाई की शादी और बीमार मां से मिलने के लिए राहत दी गई है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि शर्जील इमाम के परिवार में उनके भाई की शादी तय हुई है और घर में उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। बचाव पक्ष ने अदालत में शर्जील इमाम को लेकर कई और बात कही। उनकी मां की तबीयत खराब है और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने शर्जील इमाम को 10 दिनों के अंदर वापस से जेल में आने के लिए बोला है, यानी अंतरिम जमानत दी गई है दोस्तों। इंटरिम बेल दिया गया है। इस पूरे मामले पर आगे फिर से सुनवाई होगी और हो सकता है इस बेल को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि शर्जील इमाम पर जो भी आरोप लगाए गए दोस्तों उसमें अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ। अगर शर्जील इमाम दोषी है तो उनके ऊपर चार्जशीट होना चाहिए और आरोप तय होने चाहिए और फिर अगर जेल में भेजा जाए तो लोगों को लगेगा कि हाँ जांच पड़ताल करके जेल में भेजा गया है। लेकिन इस तरीके से जेल में रखना और ट्रायल पूरा नहीं होना यानी चार्जशीट तैयार नहीं होना, सजा नहीं दिलवा पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ। हाँ, संसद के सत्र के बीच में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि इस संसद भवन के सत्र के दौरान यानी संसद के सत्र के दौरान हम लोगों का सवाल एकदम क्लियर है। हम लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी को अमेरिका कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका से ब्लैकमेल कैसे हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को देना चाहिए दोस्तों। एफटीन फाइल के बाद जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने एक डील किया दोस्तों, यानी अमेरिका के साथ में अमेरिका के पक्ष में डील किया गया भारत को नुकसान पहुंचाकर। उसके बाद अमेरिका बोल रहा है कि हमने भारत को बोला कि रूस से तेल मत खरीदो, भारत तैयार हो गया। हमने दोबारा से भारत को 1 महीने की छूट दी है और हमारे कहने पर भारत रूस तेल खरीदता है या नहीं खरीदता ये निर्भर करता है, यानी भारत के अपने खुद के फैसले नहीं बल्कि अमेरिका के कहने पर हो रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका का रवैया बताता है कि बीजेपी सरकार ने जो डील अमेरिका के साथ में किया है दोस्तों, इसे आम जनता को सीधा नुकसान हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सीधा सवाल पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है, जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए और संसद के सत्र के दौरान मिलना चाहिए, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह होती है जहां पर विपक्ष अपने सवाल पूछ सकता है। अगर विपक्ष को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा तो विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से घेरती नजर आएगी। इसीलिए सारे सवालों का जवाब बीजेपी के लोगों को देना चाहिए और संसद सत्र के दौरान मामला इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आएगा। और कांग्रेस का ये जो सवाल है इस पर जवाब तो बीजेपी का कोई नेता दे नहीं पा रहा और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरीके के हालात बने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से बैकफुट पर रहेगी। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। जाते जाते आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि गर्मी आ चुका है तो आपके लिए प्रोडक्ट है निविया मेन कूल किक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगल बगल को ठंडा रखने के लिए और गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।